जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ रह गए बाकी लोग? एनी अपडेट? आदित्य नहीं है, आर्यन नहीं, आर्यन वाज आई थिंक नॉट कीपिंग वेल। कोई खोज खबर और किसी की? नो सर। एक मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। वरीशा, अपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए? वरीशा, आर यू देयर? हो आप यहाँ पे? So I can hear Devansh. Anchala, are you there? Yes, sir. Okay. Let me check what happened to Varisha. She wished good morning in the beginning and now she is not audible. Chalo, Aditya has joined us. हाँ जी आदित्य जी। हाँ सर। लेट हो? सर नाश्ता लेट बना। नाश्ता लेट बना था? हाँ जी वरीशा, यू आर नॉट ऑडिबल। वरीशा, आपने बिगनिंग में मैसेज डाला था, एक बार कंफर्म करो आप हो। आई विल स्टार्ट द क्लास देन। हाँ ठीक है, आ गया रिस्पॉन्स, आ गया। योर माइक इज नॉट वर्किंग। चलिए ठीक है, आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम वरीशा, सो विल स्टार्ट दिस क्लास नाउ। ठीक है जी, वेक्टर्स की क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर्स के बेसिक सीखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात की थी, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन सीखी थी, और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो तरीके देखे थे। एक जिसमें हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, और डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमने एंगल के बारे में बात की थी। और फिर मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर बताते हुए आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, और यूनिट वेक्टर की हेल्प से मैंने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि कैसे आप आई कैप और जे कैप यूज करके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात की, और आपको बेसिक बताया कि कैसे आप जियोमेट्री को यूज करके, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड और कर सकते हैं। और उसमें हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिराइव किया था वेक्टर एडिशन का। और फिर हमने एक असाइनमेंट डिस्कस की थी जिसमें हमने ये सीखा था कि
विदाउट यूजिंग दैट डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन, अगर हम ज्योमेट्री को और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करें, लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे, तो हम क्वेश्चंस को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो वहां से आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने एडिशन देख लिया, तो अभी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, और अपने को कैलकुलेट करना होगा वेक्टर ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैलकुलेट करना होगा। लेट अस कॉल दिस एज आर। नॉर्मली आर हम ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आर डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अपने को सपोज वेक्टर गिवन है ए, सपोज ऐसे है, कुछ भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले ली, और ये कोई वेक्टर गिवन है वेक्टर बी, ये भी मैंने कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले ली, और अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ए माइनस बी क्या होगा। तो पहले तो आप ये समझे कि माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर में क्या रिलेशनशिप है। They have same magnitude, but opposite direction. तो अगर मुझे b वेक्टर से माइनस बी वेक्टर ऑब्टेन करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज मुझे सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो मैं यहां से एक सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। इसकी लेंथ उतनी है जितनी बी वेक्टर की लेंथ है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये 180 डिग्री के एंगल पे। तो ये मेरा माइनस बी वेक्टर मैंने बना दिया। और अब द बेसिक आइडिया इज, अगर आपको आर डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी करना है, तो आपको वेक्टर ए प्लस माइनस बी करना है। So by doing this, basically what I am trying to represent is that subtraction is just a special case of addition. Subtraction is a special case of addition in which we are going to add minus b vector to a vector. तो जैसे नॉर्मल एडिशन करते थे बिल्कुल वैसे ही करनी है आपको। और ए और बी की एडिशन करने के लिए आपको ध्यान हो तो ए और बी का सम ये वाला वेक्टर आता है, दिस इज आर वेक्टर विच इज ए प्लस बी। अगर मैं ए और माइनस बी का सम करूंगा, तो ए और माइनस बी का सम, तो पहले वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया, फिर ये माइनस बी हो गया इस तरफ को, और वी गेट दिस। सो दिस इज आर डैश विच इज ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट? ये वेक्टर ए और ये वेक्टर माइनस बी, और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो सिंपल बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आई गेट आर डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का रिजल्ट याद है हमने डेराइव किया था, उसके लिए हमने देखा था कि ए और बी में ये एंगल है थीटा, और जो मेरा रिजल्टेंट आर आता है ए प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड मैंने कैलकुलेट किया था, तो उसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Now can you tell me what is the angle between a and minus b? अगर a और b में एंगल थीटा है, तो a वेक्टर और माइनस b वेक्टर में कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। राइट, तो ये वाला एंगल है ना, जैसे a और b में। तो a वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, और ये b वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये a और b का एंगल है, और ये a और माइनस b का एंगल है, तो इट इज 180 माइनस थीटा। तो आई विल राइट दिस एंगल एज 180 माइनस थीटा। ये 180 मैंने पहले लिखा था, पूरा टोटल एंगल। तो माइनस बी और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको हम बी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ और यहाँ पर भी लिखा हुआ। द ओनली डिफरेंस दैट विल कम दिस टाइम इज
कि जब मैं r डैश कैलकुलेट करूंगा तो उसमें थीटा को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा से। तो इफ आई वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश, तो मैं सेम फॉर्मूला के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, तो b में कुछ नहीं करना है, लेकिन थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना। कैन यू टेल मी cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। राइट, तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास cos थीटा को रिप्लेस, cos 180 माइनस थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ cos थीटा से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। राइट, हमने ये एंगल भी कैलकुलेट किया था अल्फा डैश अल्फा, याद है अल्फा कितना निकाला था हमने, कैसे कैलकुलेट किया था अल्फा? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया था और tan अल्फा की वैल्यू लिखी थी, tan अल्फा की वैल्यू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर मैं इसका एंगल मान लूं अल्फा डैश, तो a माइनस बी का एंगल मान लूं मैं वेक्टर a के साथ अल्फा डैश, तो कैन यू टेल मी tan अल्फा डैश को क्या लिखना चाहिए? थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरे पास tan अल्फा डैश आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं जरा tan अल्फा डैश की वैल्यू, b साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। नाउ साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो दिस इज b साइन थीटा, यहाँ प्लस ही रहेगा, लेकिन cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो a माइनस बी cos थीटा। तो ये हमारे रिजल्ट्स हो गए a माइनस बी के। रिजल्ट इसलिए डिराइव कर रहा हूँ कि ठीक है आपको रिजल्ट्स पता होना चाहिए, बट आपको बेसिक प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड कर देना है, ठीक है। एक बार मैं इसको सारे को एक बार में स्क्रीन पे ले आता हूँ, ये व्यू है। किसी को कोई डाउट आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर। हाँ जी आदित्य, वरीशा, यू कैन टाइप ऑन द चैट एंड टेल मी। हाँ जी वरीशा, इज इट ओके, कोई इशू? चलिए ठीक है। अंचला? Yes, sir, understood. चलिए बढ़िया। तो अब हम इसको यूज करना सीखते हैं, एंड बिफोर आई बिगिन टू यूज इट, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बताना चाहूंगा एक इंफॉर्मेशन। एक बार मैं समराइज करना चाहता हूँ सारी चीज को। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b and the angle between a and b is this, which is theta। तो ये हमारा इनका रिजल्ट आ रहा है, which is a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहता हूं तो मैं माइनस बी ड्रॉ कर लेता हूं, तो दिस इज माइनस बी वेक्टर और ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है a माइनस बी। और a और माइनस बी के बीच का एंगल अगर हम लिखेंगे तो दैट इज 180 माइनस थीटा। हमने इस एंगल को अल्फा लिखा है और इस एंगल को अल्फा डैश लिखा है। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा, और अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। अगर मैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो इट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और अगर मैं अल्फा डैश की वैल्यू लिखूंगा तो tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। ठीक है, सो दिस इज ट्रायंगल लॉ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसके बारे में कुछ और अच्छी बातें जानेंगे। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर फॉर आस्किंग दी क्वेश्चंस और इसकी एप्लीकेशंस, मैं इसी चीज को प्रेजेंट करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका आपके सामने रखना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Parallelogram law of addition and subtraction is just another way of representing the triangle law of vector order addition. नॉर्मली ट्रायंगल लॉ की फिगर्स बनती है आपकी ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि पहले यहाँ गए फिर वहां गए, तो बताओ आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो पहले ए से बी गए फिर बी से सी गए, तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो आप ए बी बनाते हो फिर बी से बी सी बनाते हो, तो एक ट्रायंगल बन जाता है आपका। आपने पहले ए बी बनाया, फिर आप बी से सी पर चले गए तो बी सी बनाया, और ये आपके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गए। बट आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जरूरत पड़ेगी जहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही होंगी और आपको उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा। उसमें आपको ऐसी फिगर्स मिलेंगी कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स से F1 ऐसे लग रही है और एक फोर्स F2 ऐसे लग रही है, और आपने उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है एंड दे इंक्लूड एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो एक ऑब्जेक्ट है, इट इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स F1 इन दिस डायरेक्शन, बाय अ फोर्स F2 इन दिस डायरेक्शन। तो क्या लगता है ये किधर जाएगा, F1 की डायरेक्शन में जाएगा या F2 की डायरेक्शन में जाएगा? तो इट विल गो समवेयर इन बिटवीन, इट विल गो समवेयर इन बिटवीन। अब वो इन बिटवीन कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या करना है, आपने F1 के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, F2 के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, and you have to create a parallelogram using F1 and F2 as the two adjacent sides. अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। दैट मीन्स ये वाली लेंथ, ये वाला वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होगा जितना F2 का है, और इसका ये एंगल भी सेम ही होगा। So it becomes a triangle, and I can say that this is the sum of these two vectors. So this is the net force R, which is F1 plus F2. तो कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ की एक्सटेंशन है ट्राइंगल लॉ ही। ये F1 वेक्टर एक साइड ऑफ ट्राइंगल, ये F2 वेक्टर दूसरी साइड ऑफ ट्राइंगल, और ये उनका रिजल्टेंट थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। बट इसमें आपको पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, उससे आप ट्राइंगल बनाएंगे। ऐसा जब होगा जब आपको को इनिशियल वेक्टर्स दिए होंगे किसी डायग्राम में। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए वेक्टर्स दिए होंगे। तो आपको अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए वेक्टर ए और बी दिखाई देंगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे, एक बी के पैरेलल लाइन, एक ए के पैरेलल लाइन, और ये वाला जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ये इनका रिजल्टेंट। So this is A plus B. The result is going to be exactly the same. A और B में अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल अल्फा, और A प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी उसी फॉर्मूला से निकलेगा और tan अल्फा भी उसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे तो वही
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अगर आपको अल्फा निकालना तो tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. So it is just a different geometrical construction that has been presented for your comfort, because आपको जब भी forces के resultant निकालने होंगे तब आपको ऐसा करना पड़ेगा. कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो सर. यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे. इफ आई ड्रॉ दिस वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर को क्या आप ए और बी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसको लिख लेते हैं, दिस A vector minus B vector. Yes sir. A vector minus B vector. ओसी वेक्टर तो हमें दिख रहा है ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर का सम में, दैट इज ए प्लस बी, राइट. हम बात कर रहे हैं बी ए वेक्टर की. क्या बोल रहे हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, B ऐसा बता vector. रहे हैं. चेक करते हैं. तो अगर मैं सिंपल एक ट्राइंगल लॉ के बारे में सोचने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं आई कैन ऑलवेज राइट ओ बी वेक्टर. मैं ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर को ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ ए वेक्टर लिख सकता हूं. तो आई कैन राइट ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर. सो दैट मीन्स ओ बी यानी कि बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. तो बी ए वेक्टर की वैल्यू ए माइनस बी आ गई. तो बी ए वेक्टर इज ओ ए वेक्टर minus o b vector, and that is a vector minus b vector. तो पैरेललोग्राम लॉ में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पैरेललोग्राम बनाते हैं तो दो डायगोनल्स पैरेललोग्राम की आप शो करते हैं. एक डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यानी ओ से ओरिजिनेट होता है, वो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरे वाला डायगोनल उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो पैरेललोग्राम बनाने का ये भी एक बेनिफिट है कि उसमें एक ही पिक्चर के अंदर आपको आसानी से दोनों का सम और डिफरेंस दिखाई देता है. क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स पहले लेते हैं. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीटी कॉमन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी if their sum and difference have the same magnitude? 90 degree. क्या बात है, बड़ी क्विकली आंसर भी आ गया. तो आंसर इज 90 डिग्री. क्या सभी को लग रहा है ऐसा? हाँ जी अंचला. I mean, हाँ, Yes. दोनों मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर देना है, a plus a minus b because वो इक्वल है. तो वन ऑफ द वेज कुड बी हम दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देते हैं. तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. तो क्लियरली दिस इज, ये इक्वलिटी तब आएगी जब ये वाली टर्म जीरो होगी, है ना. सो 2ab cos थीटा वाली टर्म जीरो होनी चाहिए.
and that means cos theta should be 0 and that means theta should be 90 degree. The other way of thinking is कि एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स, एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एज ए को रिप्रेजेंट करती है दूसरी बी को, तो वी नो दैट कि ये वाला वेक्टर ए प्लस बी होता है और ये वाला वेक्टर ए माइनस बी होता है. अगर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है मतलब इसके डायगोनल्स इक्वल हैं. क्यों? तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो एक रेक्टेंगल है शायद. that is the only possibility. अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं so it has to be a rectangle. It has to be a rectangle and vector A must be perpendicular to vector B. As long as ये दोनों ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है तब तक आपका ये वाला डायगोनल बड़ा आने वाला ना. इससे छोटे अगर ये एक्यूट एंगल है तो राइट. तो डायगोनल्स तभी इक्वल होंगे जब वो रेक्टेंगल होगा तो A मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B. ठीक है. और एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर the sum of two vectors to be perpendicular to the difference of the two vectors. अगर a plus b वेक्टर और a minus b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? A vector equals to B vector. So a square is equal to b square. दो अलग अलग आंसर आए हैं. एक आंसर आया a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, दूसरा आया a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. वो उसका मैग्नीट्यूड होना, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना. तो ये आंसर चेंज करने को बोल रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल चाहिए. अब ये दोनों एक ही चीज इंप्लाई कर रहे हैं. एनीबडी एल्स? नो सर. यही आंसर है या कोई आंसर नहीं है आपका? यही है. वरीशा? तो वरीशा इज ऑल्सो सेइंग यस सर इट इज द सेम. तो ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन इज कि इसके जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो डायगोनल्स तो रोम्बस के परपेंडिकुलर होते हैं ना. क्यों? So if diagonals are perpendicular, then this figure must be a rhombus, and that means vector A and vector B has to have the same length. ठीक है. कोई डाउट? एक क्वेश्चन है, कैन
a माइनस बी बी ग्रेटर देन a प्लस बी, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर्स को ऐड करके जो वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या a माइनस बी का वैल्यू a प्लस बी से ज्यादा हो सकती है? यस सर। सर माइक, पॉसिबल है ये। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, आप माइक ऑफ कर लो अपना, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, मैं बात करता हूँ। तो देवांश सेज यस, देवांश की आवाज थी ना ये? यस सर। व्हाट अबाउट आदित्य? Yes, sir. It can be Yes, greater. sir. Anchala also says yes. What about Varisha? It can be. Can you, Varisha, can you tell me the condition? Kab? So answer is yes by everyone. How? हाँ जी अंचला, आप बताओ। मैंने एक सर्टेन कंडीशन लेके किया। मैंने लाइक 2-3 थीटास को कंसिडर किया उसके बाद। तो एक तो जब 90 के ऊपर थीटा है तब ग्रेटर आता है डिफरेंस का सम से। So, एक तो मतलब और भी पॉसिबिलिटी है या यही पॉसिबिलिटी है? मैंने बाकी ट्राई नहीं किया, मुझे एक पे मिल गया तो मुझे यस मिल गया उसके बाद। सर थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 से कम जब है, तो अगर हम चेक करने की कोशिश करें, बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा मुझे ज्यादा चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना? तो ये दोनों पॉजिटिव ही नंबर्स, आई कैन स्क्वायर इट विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो मुझे कंडीशन मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, सो आई विल गेट 0 ग्रेटर देन 4ab कॉस थीटा। ए और बी भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड हैं, तो इनको कैंसिल कर सकता हूँ विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, सो कॉस थीटा शुड बी लेस देन 0। कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? आप समझेंगे वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच की ही कोई वैल्यू होती है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। तो cos थीटा नेगेटिव मतलब थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ जाएगा a प्लस बी से। तो एज लॉन्ग एज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ए प्लस बी कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी से ज्यादा आएगा। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ए प्लस बी बिकम्स इक्वल टू ए माइनस बी, और जब थीटा 90 को एक्सीड कर जाएगा तो a plus b will become smaller than a minus b। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। So what can be the maximum possible
वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड। ए और बी का जो रिजल्टेंट है उनका सम, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? ए प्लस बी। ए प्लस बी उसमें पलटा कब के वहीं होगी? से लाइन में से कट के वापस 0 डिग्री। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में आएंगे तो उस केस में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के बराबर आ सकता है। सो द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, एंड व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू? ए माइनस बी और बी माइनस ए। A minus B. 1 second. I mean like theta 180 पे, so I don't think it makes a difference. आंसर क्या दोगे? ए माइनस बी दोगे या बी माइनस ए दोगे? A minus B दूंगी. तो उसका मैग्नीट्यूड लगा आप देंगे आंसर तो देंगे वही मॉड ऑफ ए माइनस you guys है ना हाँ। वही. आप आंसर देंगे मॉड ऑफ ए माइनस A minus B. और अरे एक मिनट रुक जाओ, ये ए प्लस बी के बारे में पूछा जा रहा था। तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू है ना, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी मैक्सिमम ए प्लस बी हो सकता है और मिनिमम ए माइनस बी हो सकता है ना। इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखें तो ए वेक्टर का मॉडुलस माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस होल मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। So this is a proper way to write this. मैं ऐसे लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको नोटेशन भी समझ में आ जाए, अदरवाइज तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस। और इस रिलेशनशिप को ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। समझे जरा वाई आई एम कॉलिंग इट एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो वी नो कि ए और बी का रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है ना, एंड वी नो दैट ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर आपने पढ़ी हो तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स is always greater than the third side, है ना। इसका मतलब a plus b is always greater than equal to mod of a plus b। ट्रायंगल बन रहा है तो ग्रेटर ही आएगा, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ग्रेटर ही आएगा। और अगर ए और बी पैरेलल हो गए तो उस केस में ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का सम एग्जैक्टली ए प्लस बी आएगा। तो इसलिए हम इन जनरल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। एंड द सेम वे ट्रायंगल की दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा छोटा भी होता है। द डिफरेंस इन द लेंथ्स of two sides is always smaller than the third side। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नो सर।
So should I proceed further? Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो रिलेशनशिप मैंने यहाँ लिखी थी, क्या ये रिलेशनशिप मैं a माइनस बी के लिए भी लिख सकता हूँ? खोलने के Yes, sir. निकल तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, दैट a माइनस बी का जो मॉडुलस है ये भी हमेशा मॉड a माइनस मॉड b के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा और मॉड a प्लस मॉड b से छोटा होगा। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. कोई डिफरेंस नहीं है ना a प्लस बी और a माइनस बी में। अगर एज सच देखा जाए तो a माइनस बी भी तो एक ट्रायंगल की साइड ही बननी है और उस ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स की लेंथ तो a और b के इक्वल ही है। इट इज जस्ट दैट कि मैंने डायरेक्शन रिवर्स की थी a माइनस बी निकालने के लिए। तो अगेन इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ओनली, सो द सेम ट्रायंगल इन इक्वलिटी होल्ड्स गुड फॉर दिस आल्सो। ठीक है, Yes, sir. तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की जरूरत कहां पर पड़ती है अपने को। तो एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो अगर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो चेंज इन वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं इसको सिंपल तो बोल रहा हूं बट दिस इज अ वेरी यूजफुल एग्जांपल। तो लेट देयर बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a, so let it be represented by vector a keeping the tail of the vector fixed at a point the vector is turned by angle theta. Will the vector change? क्या मैं कहूंगा कि जो दूसरा वेक्टर मिला वो डिफरेंट है पहले वेक्टर से? बोलो। डिपेंड करता सर कितने से टर्न करे हो। थीटा अगर 360 का फैक्टर मल्टीपल है तो नहीं फर्क पड़ेगा, ऑल अदर केसेस में पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा इज सम एक्यूट एंगल लेट अस से, तो फर्क पड़ेगा। so there is a change in vector, right? क्यों? Yes. Because there is a change in direction. Yes Varisha, you are right. Vector has two attributes, magnitude as well as direction. तो वेक्टर पहले वाला वेक्टर किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, बाद वाला वेक्टर किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंज इन वेक्टर, सो द आंसर इज यस, राइट। नाउ आई आस्क यू टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। फाइंड delta A vector and delta of mod of A। इनकी वैल्यूज मुझे बताओ कितने कितने होंगे। सर डेल्टा ऑफ मॉड ऑफ ए तो 0 रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो कौन सा सेकंड जीरो बता रहे हो, थर्ड जीरो बता रहे हो? थर्ड। ये जीरो बता रहे हो, क्यों जीरो बता रहे हो? सर क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेंगी, उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं रहेगा, सिर्फ उसके कंपोनेंट्स बदलेंगे। yes, this is asking about change in mod of A
that means a change in magnitude of A. So we have not changed the magnitude of the vector, we have changed only the direction of vector. So this is 0. So answer to the third part is 0. Now what is the answer to the second part? सर हाँ जी, अगर टेल इंटैक्ट है तो सिर्फ हेड को मूव कर रहा है ना, तो Yes. मतलब वो बेसिकली रोटेट कर रहा है, तो हमको हेड के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। मतलब आप देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मुझे तो चेंज कैलकुलेट करना है, मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर निकालना है। ओ ओ ओके। आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं आप इसको, मतलब मुझे आप इसको ऐसे समझें कि मुझे सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है। तो नया वेक्टर को ए डैश बोलता हूं, पुराने वेक्टर को ए नाम दिया है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन सेकंड पार्ट। और 2a sin थीटा बाय 2। तो आप आंसर बता रहे हैं 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, लेट अस सी, करने दो बाकी लोगों को सॉल्व। सर रूट ऑफ -2a cos थीटा। अच्छा लग रहा, रूट ऑफ -2a cos थीटा, ये तो इमेजिनरी आ रहा है। नहीं सर, वो तो cos थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। थीटा एक्यूट दिया ना, तो ये ये तो इमेजिनरी हो गया। सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2a cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा को सब्स्टिट्यूट करके। हाँ, तो इससे ये रियल थोड़ा बन जाएगा। फिर भी इमेजिनरी है। उससे ये रियल थोड़ा बन जाएगा, माइनस साइन छुपा देगा तो रियल बन जाएगा। नहीं, फिर cos थीटा खुद माइनस बन जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर अपने ध्यान से। तो 2a sin थीटा बाय 2 सही है। तो दो लोग हो गए इसकी सपोर्ट में, आदित्य एंड अंचला। हाँ जी वरीशा, आप बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो, या एक नया आंसर? हाँ सर, और 2a वरीशा sin थीटा बाय 2 सही है। लेट मी चेक। एक मैं वरीशा का सॉल्यूशन चेक कर लूं। ठीक है, वरीशा ने भी यही आंसर निकाला है, 2a sin थीटा बाय 2। अभी तो भी इसी की सपोर्ट में आ गया क्या? हाँ सर, उसको सॉल्व करे आगे तो आता हो, मेरी एक साइन की गलती हो गई थी। ठीक है, सो नाउ द आइडिया इज, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर था जिसकी लेंथ a गिवन है, और इस वेक्टर को हम a वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसकी टेल है। अब इस वेक्टर को मैंने रोटेट कर दिया सपोज थीटा से, सो आई ऑब्टेन दिस वेक्टर। और ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ भी a है,
लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसको एक अलग वेक्टर नाम देते हैं, तो वी कॉल दिस एज ए डैश वेक्टर। ए डैश वेक्टर है। नाउ दीज टू आर डिफरेंट, आई वांट टू फाइंड द चेंज इन वेक्टर, ये एंगल अपने को गिवन है थीटा, सो वी वांट टू फाइंड ए डैश वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एक तो सिंपल तरीका है यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तो आना ही चाहिए अपने को। अपने को मालूम है ए और ए डैश में थीटा एंगल है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम, तो वी नो दैट ए डैश वेक्टर ए डैश माइनस वेक्टर ए करेंगे तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए डैश का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। अगर ए और बी में थीटा एंगल होता तो उनका डिफरेंस जब निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आता है। तो इसमें से मैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लिख लेता हूँ, ये बचेगा 2 माइनस 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉमन 1 माइनस cos थीटा, एंड 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin square theta by 2, so this becomes a into square root of twice of 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, so this becomes 2a sin of theta by 2. So answer this one is correct, ये ठीक आंसर था 2a sin theta by 2. So this is the change in the vector. This is what we have calculated as modulus of delta a vector, change in vector a. इस डायग्राम में मुझे बता सकते हैं ये कहां पर होगा ये वाला वेक्टर? अंचला बोल रही थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड निकालनी है, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड यही वेक्टर है क्या? एक मिनट, आप पोजीशन पूछ रहे हैं कि? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो वेक्टर है डेल्टा ए वेक्टर, नहीं। तो आप बोल रहे थे ना मुझे बस हेड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये डेल्टा ए वेक्टर वही है क्या? तो आपकी जो हेड की डिस्प्लेसमेंट है वो डायग्राम में मार्क कर लेते हैं, तो डायग्राम में हेड की डिस्प्लेसमेंट मार्क कर लेते हैं, तो ये हेड की डिस्प्लेसमेंट है, राइट? हाँ, लेकिन इस केस में लेबल वो कर लेते हैं ये ओ ए और बी। तो अगर मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो कैन आई राइट ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी? क्या ये ठीक लिखा है मैंने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? यस सर। वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स ओ बी वेक्टर, सो ए बी वेक्टर क्या हो गया? ए बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर मीन्स yes it is a dash vector minus a vector, so it is delta a vector, so यही delta a vector है। तो इंट्यूटिवली बोला आपने या कैसे बोला, बट आपने बिल्कुल सही बोला था, आपको हेड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मैंने सोच के बोला था, लेकिन फिर आपने जब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया किया तो तुम डर गए हैं, ऐसे थोड़ा हाँ, होता है। ऐसे थोड़ा होता है। If I am asking, then you change your answer. That is not the way. You have confidence in yourself. आई डोंट। Hmm. आप एकदम किसी लाइक आप मोनोटोनस टोन में पूछते हैं तो फिर I समझ have नहीं to आता। I have to maintain that tone ना, because I want to check कि आप उसको कितनी सीरियसली सोच के बोल रहे हैं या abruptly या intuitively आंसर दे रहे हैं ना। तो मुझे ऐसे I have developed myself into this कि आप मेरी टोन से ये कैच नहीं कर पाए कि आपका आंसर ठीक है ना। मैं तो ऐसा करूंगा ही, बिकॉज आई वांट टू एक्चुअली टेस्ट कि आपने, कई बार क्या होता है ना, मतलब रॉन्ग थॉट प्रोसेस से भी आंसर्स आते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे पूछता हूँ। तो जब आप इसको ऐसे भी समझें कि वेक्टर ए में कुछ ऐड करके नया वेक्टर मिला, तो चेंज कितना हुआ वेक्टर ए में? जितना मैंने ऐड किया। वही। हाँ, तो आई हैव टू फाइंड दिस एडिशन, हाउ मच इज टू बी वेक्टर ए एडेड टू वेक्टर ए टू फाइंड ए डैश। If I am asking change in vector, that means I am asking how much should be added to vector A to find the new vector, right? और इस चीज को करने का अब दूसरा जो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर में भी देखा, मैं ज्योमेट्री पे आप लोगों का फोकस लेके आना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे,
ये एक ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट? आइसोसेलेस की स्पेलिंग लिखना भूल गया हूं मैं। क्या होते हैं ऐसे? ISO। चलो ठीक है, चलेगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इतना बहुत है। और अगर मैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ए बी पे, तो क्या ये उसको बाइसेक्ट करेगा? यस सर। और क्या ये एंगल भी θ/2 होगा? यस सर। और अब इस राइट एंगल, इसको सी मान लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए पे फोकस करें आप, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए में ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये परपेंडिकुलर है, ओ ए इज द हाइपोटेन्यूज, ओ ए इज द हाइपोटेन्यूज एंड ए सी इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर विल बी हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ द एंगल, है ना? तो ए सी लेंथ ए साइन θ/2 होगी, तो ए बी लेंथ 2a साइन θ/2 आ जाएगी। सो ए बी, आई कैन डायरेक्टली कंक्लूड कि जो ए बी आएगा वो लेंथ 2a साइन ऑफ θ/2 आएगी। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो मैं आपको ज्योमेट्री को साथ में रखने की एडवाइस दे रहा हूं, ताकि आप लोगों की कैलकुलेशंस इम्प्रूव हो जाएं, आपकी स्पीड बढ़ जाए। और आई गेस देवांश और आदित्य को कुछ याद भी आ रहा होगा, ऐसा मिलता जुलता एक बार मैंने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ आप लोगों से, उसमें भी कुछ ऐसे ही टेक्निक यूज करते थे हम। क्यों आदित्य? नहीं याद आ रहा है, कोई जवाब नहीं। चलिए ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? चलें आगे। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है मेरे पास। आप लोग हैं यहाँ पे, या मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, या आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं? नहीं सर, सुनाई दे रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का एग्जांपल चेंज के ऊपर ही एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। तो सपोज देयर इज अ कार which is moving on a suppose a car is moving on a straight road due north at 40 the car turns left while slowing down to 30 km/h. If it takes 1 minute to complete the turn, determine the average acceleration of the car. What is acceleration? Acceleration, average acceleration is, ये जो मैंने सिंबल बनाई है एवरेज के लिए होता, the average acceleration is change in velocity
डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सॉल्व करें, आंसर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सएप। मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजेंगे आप लोग। सर 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक आंसर आया है मेरे पास 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। सर वो 300 नहीं 3000 है। 3000। एक जीरो बढ़ गई है तो 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चलिए ठीक है। सर 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, नहीं 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट, हाँ वही। जिसने वेस्ट बोला है, अंचला ईस्ट बोल रही वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो दिवांश आपका आंसर इनकम्प्लीट था। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर, तो डायरेक्शन बतानी बहुत जरूरी थी। हाँ जी वरीशा, वेटिंग फॉर योर सॉल्यूशन। Now Anchala says, but south of west means, but south of west means, south of west means you also agree with this. चलिए ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस। तो एक कार जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज ड्यू नॉर्थ। तो मैं पहले एक रेफरेंस के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना के रख लेता हूँ। ये जस्ट ऐसी रेफरेंस के लिए बना लिया। अब मैं एक कार की वेलोसिटी दिखा रहा हूँ ड्यू नॉर्थ। तो एक कार है, उसकी वेलोसिटी ड्यू नॉर्थ है, यू वेक्टर लिख लेते हैं इसको, और इसकी वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है। और इट टर्न्स लेफ्ट, तो ये इधर जा रही थी और ये लेफ्ट टर्न कर जाती है, तो इसकी वेलोसिटी बाद में v हो जाती है एंड इट इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो पहले मैं v माइनस यू निकाल लेता हूँ, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो इस डायग्राम में v वेक्टर लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, u वेक्टर नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। मुझे v माइनस यू निकालना है, तो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, उसमें मैं v वेक्टर मैं इस डायग्राम में बना लेता हूँ सहूलियत के लिए, जस्ट फॉर द ईज। तो इस डायग्राम में v वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है और u वेक्टर नहीं माइनस यू बनाना है मुझे, तो ऑब्वियसली माइनस यू वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा होगा। तो दिस इज माइनस यू वेक्टर, और मुझे इन दोनों का सम निकालना है। तो मैं इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं। अगर मैंने को इनिशियल वेक्टर्स बनाए हुए हैं तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके आंसर आ जाएगा। तो ये
हमारा v माइनस यू वेक्टर आ गया। सो दिस इज v माइनस यू। और अब इसको कैलकुलेट करना आसान है। दिस इज 30, v वेक्टर की लेंथ 30 है, u वेक्टर की लेंथ 40 है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये वाली लेंथ 40 है, ये वाली लेंथ 30 है, तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ 50 आने वाली है। और इसका मतलब v माइनस यू का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 किलोमीटर पर आवर आने वाला है। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी का चेंज जो था उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा था 1 मिनट विच इज 1/60 आवर। सो आंसर आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी तो डायरेक्शन तो v माइनस वेक्टर की दिख ही रही है, तो कुछ एंगल की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस 40/30 विच इज 4/3 और 4/3 का मतलब हो गया 53 डिग्री है ना, ऐसा हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो 53 डिग्री और वेस्ट के साथ एंगल बन रहा है साउथ की तरफ, तो 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर somebody might represent it as 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि दूसरी तरफ से एंगल देखेंगे तो 37 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, आप सभी का आंसर ठीक था। तो आंसर इज 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। सो ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझाने के लिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने यूज करना सीखा यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और भी तरीका हो सकता है, और कोई ऐसा कोई मतलब कोई बहुत इनोवेटिव तरीका नहीं है, जस्ट अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सेम थिंग्स। और ये चीज मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज आगे जाके आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो यूजिंग दी मेथड ऑफ यूनिट वेक्टर नोटेशन, हमने एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना सीखा था, या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ यूजिंग कंपोनेंट मेथड। आगे देखेंगे कंपोनेंट मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है, देखते हैं जरा। तो यूजिंग द मेथड ऑफ यूनिट वेक्टर नोटेशन और यूजिंग कंपोनेंट मेथड, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो हम यूनिट वेक्टर से स्पेसिफाई कर लेते हैं डायरेक्शंस के अंदर। तो ईस्ट डायरेक्शन में एक आई कैप यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर लेते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में एक जे कैप वेक्टर स्पेसिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम इनिशियल वेलोसिटी को लिखना शुरू करते हैं। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर थी और ये वाली वैल्यू नॉर्थ के लॉन्ग थी, तो इसको जे कैप लिख लेते हैं। इसके बाद कार लेफ्ट टर्न कर गई, तो कार लेफ्ट टर्न कर गई तो कार की जो वेलोसिटी है वो -30 किलोमीटर पर आवर आई कैप हो गई, क्योंकि कार लेफ्ट टर्न कर गई मतलब कार इधर जाने लगी। अगर इधर कोई वेक्टर है तो वो माइनस आई कैप। नाउ एक्सेलरेशन इज v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ v वेक्टर दैट इज -30 आई कैप, इसमें से u वेक्टर दैट इज 40 j कैप सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय द टाइम। सो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा -30 आई कैप -40 j कैप डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम था 1 मिनट विच इज 1/60 आर। तो ये मेरा -60 टाइम्स या 600 टाइम्स 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने ऑलरेडी लास्ट फर्स्ट क्लास में सीखा था कि अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता, सीखा था सामने।
तो इसका मैग्नीट्यूड 600 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 600 इंटू 4 का स्क्वायर आएगा, और 600 को हम सीधा सीधा कॉमन ले सकते हैं, और √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे शायद आपको लग रहा हो कि दिस इज गोइंग टू बी लेंदी, और वहाँ पे वेक्टर डायग्राम से ज़्यादा आसान हो जा रहा था, बट जब मल्टीपल वेक्टर्स आएंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने होंगे तो ये वाला मेथड बहुत यूजफुल आने वाला। और अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए इसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ डायग्राम पे। तो ये आई कैप है, ये जे कैप है, मेरा वेक्टर है -1800 आई कैप -2400 जे कैप। तो -1800 आई कैप का मतलब है आप एक ऐसे वेक्टर लेंगे -1800 आई कैप, फिर आप एक वेक्टर लेंगे -2400 जे कैप, और आप इन दोनों को ऐड करके ये हमारी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब क्लियरली आपका ये डायग्राम tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 2400 बाय 1800 दैट इज 4/3 और 53 डिग्री आ जाएगा साउथ ऑफ वेस्ट। सो दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दी सेम थिंग। इसमें मैंने आई कैप और जे कैप को यूज किया। ये वाली नोटेशन आपके काम आने वाली है जब आप मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है 30 यूनिट्स का, इसको मैं वेक्टर ए लिख ले रहा हूं। एक वेक्टर बी है, ये भी 30 यूनिट्स का है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक मेरे पास वेक्टर सी है और ये वेक्टर सी 40 यूनिट्स का है, और सपोज ये ए के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपकी टास्क है फाइंड ए माइनस बी प्लस सी। कैसे करेंगे?
So 70. 70। हाँ सर, मैग्नीट्यूड। तो पूरा आंसर बताओ। आपने ये तो बता दिया, चलो a माइनस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 70 बता रहे हो आप, और डायरेक्शन 35 आई कैप माइनस 35 रूट 3 जे कैप है। तो डायरेक्शन बता देना यार, आसानी से बता सकता है। ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। हाँ जी, बाकी लोगों का रिस्पांस वेट करूं मैं या सॉल्व करूं? हाँ जी अंचला। सर मेरा आंसर रॉन्ग है। तेरा आंसर रॉन्ग है। तो मैंने लिखते वक्त आई को जे और जे को आई कर दिया था टी वेक्टर के लिए। और देवांश, अंचला, हाँ जी अंचला, यानी आंसर अभी टाइम लग रहा है आपको? छोड़ के चलेगी क्लास ये? सो यू आर यार, सॉल्व करो, ठीक है, वेट कर रहा हूं मैं।
डायरेक्शन में इशू आ रहा है। हाँ, डायरेक्शन गंदी आ सकती है बिल्कुल। चलिए ठीक है, लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू गाइस। तो मैं इसको 0 0 मान के ऐसे एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर आई कैप स्पेसिफाई कर लेता हूँ, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक जे कैप रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देवांश का थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ सर, Now, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। वेक्टर ए जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो उसको 30 आई कैप लिख लेते हैं। वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वेक्टर बी को आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक b sin 60 आएगा और दूसरा b cos 60 आएगा। तो वेक्टर b इज b sin 60, तो j कैप के लंग, और b cos 60, तो 30 cos 60, तो 30 इंटू 1/2 आई कैप एक आएगा, और 30 इंटू √3/2 j कैप दूसरा आएगा। सो ये हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 15 √3 j कैप। और वेक्टर सी को रिजॉल्व करेंगे, तो वेक्टर सी के कंपोनेंट्स जब हम बनाएंगे, तो वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और ये 150 है तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो इधर वाला कंपोनेंट 40 cos 30 आएगा, और इधर वाला कंपोनेंट 40 sin 30 आएगा। तो वेक्टर सी जो आएगा वो आ जाएगा 40 cos 30 इज √3/2, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो माइनस आई कैप, और 40 sin 30 इज 1/2, और वाई डायरेक्शन में जे कैप। सो दिस इज -20 √3 आई कैप प्लस 20 जे कैप। और अब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो अब हमारा a माइनस बी प्लस सी, तो देखो ऐड सब्ट्रैक्ट सब एक ही बार में हो जाएगा। तो 30 आई कैप माइनस 15 आई कैप प्लस 15 √3 जे कैप, और प्लस सी, तो सी हो जाएगा -20 √3 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो 30 आई कैप माइनस 15 आई कैप इज 15 आई कैप minus 15 √3 j cap minus 20 √3 I cap plus 20 j cap. So this is 15 minus 20 √3 I cap, और एक आ जाएगा 20 minus 15 √3 j cap. So this is the required answer. R लिख लेते हैं इसको. So R vector is this. तो वेक्टर R का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 20 √3 होल स्क्वायर्ड प्लस 20 माइनस 15 √3 होल स्क्वायर्ड, और इसमें से 5 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 माइनस 4 √3 होल स्क्वायर्ड प्लस 4 माइनस 3 √3 होल स्क्वायर्ड. So this is 9 plus 48 minus 24 √3, और दूसरा आ जाएगा 16 plus 27 minus 48 √3. तो अच्छा खासा बुरा सा आंसर आ रहा है. तो 9, 48, 57, 63, 73, 80, 100 minus 96 √3 5 टाइम्स. तो ये आंसर है. अभी इसमें से और भी कुछ कॉमन ले सकते हो आप. तो ठीक है, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ. तो 5 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 9 √3 यूनिट्स. तो ये आ रहा है. ऐसा ही आ रहा है क्या आंसर? यस सर, वो 10 रूट 25 माइनस 12 √3 वही. और तो अगर
मेरे को 9 है या 96 है? 96 है। एक मिनट, मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया था सो। कोई बात नहीं। और अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन बतानी है तो ये वेक्टर नेगेटिव है और ये वेक्टर भी नेगेटिव है ना, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हमारा जो वेक्टर आएगा फाइनली वो कुछ ऐसा आएगा। एक इस तरफ वैल्यू और इसकी वैल्यू 20√3 माइनस 15 आएगी, और एक इस तरफ वैल्यू और इसकी वैल्यू 15√3 माइनस 20 आएगी। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस 15√3 माइनस 20 अपॉन 20√3 माइनस 15, तो ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 4√3 माइनस 3। तो ठीक है, मैंने यार कुछ भी डेटा दे दिया तो इसलिए बहुत सुंदर आंसर नहीं आ रहे हैं, तो चलेगा। फाइनल आंसर रिपोर्ट कैसे करेंगे? So you will report the answer at the resultant makes an angle 180 plus theta with the first vector measured in counterclockwise sense. आपको आंसर लिखना आना चाहिए the resultant will make angle 180 plus theta with vector a measured in counterclockwise sense. वेक्टर a हमारा x एक्सिस था ना, तो वेक्टर a के रेफरेंस में आप आंसर दे सकते हैं, या फिर 180 माइनस थीटा आंसर दे सकते हैं measured in clockwise sense. कोई डाउट? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो दीज टू लेक्चर्स जो हमारे रहे अभी तक, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड रहे। तो आपके पास स्टडी मॉड्यूल शेयर्ड है, मैंने लेटेस्ट मॉड्यूल भी शेयर किया है आपके साथ ड्राइव पे, आप उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें एडिशन सब्ट्रैक्शन के। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, 3D वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम इनकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी 11 o'clock पे आपकी क्लास है जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।